अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सलाबो बाय एम ए राहत। एपिसोड 1। सदियों पुरानी घिसी पिटी बात है कि हर इंसान की एक कहानी होती है, और अगर उसे कहानी नवीसी से कोई दिलचस्पी हो तो वो एक कहानी जरूर लिख सकता है। अपनी कहानी। उस कहानी में हजारों दिलचस्पियां होती हैं, सैकड़ों मोड़ होते हैं, लेकिन अगर गौर करें तो वो सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं होती। उसकी अपनी कहानी तो सिर्फ ये हो सकती है, पैदा हुए, बचपन नदारद, जवानी आई और फिर बुढ़ापा। मौत के बाद तो कहानी का कोई तस्वुर ही नहीं रहता। लेकिन जिसे वो सिर्फ अपनी कहानी कहता है, वो सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं होती। उस कहानी में तो बेशुमार लोग होते हैं, हजारों लाखों किरदार होते हैं जो उस कहानी में रंगामेजी करते हैं, वरना कहानी स्पार्ट हो, कोई तासुर, कोई दिलचस्पी ही ना हो उसमें। मेरी कहानी के बेशुमार सिरे हैं। उलझे हुए धागों को अंगूठे और उंगली की मदद से टटोलूं तो हर जगह से एक सिरा निकल आता है, जिसे मैं अपनी कहानी की इब्तदा कह सकता हूं। लेकिन ये इब्तदा तो ना हुई, दूसरा सिरा आखिर क्यों है? जिस बस्ती में मैंने होश संभाला वो इलाही बस्ती के नाम से मशहूर थी। होश संभालने का तस्वुर करता हूं तो गफूर ढलिए का काला कलोटा थोबड़ा निगाहों में आ जाता है, जिसका अपना कोई रंग शायद कभी होगा, लेकिन उस वक्त तो वो तांबे और लोहे के रंग का था। पहले सुर्ख, फिर काला और फिर मुस्तकिल काला। मैं उसकी भट्टी के पीछे लगा हुआ पंखा चलाता था, या फिर उसके सामने 7 सेर वजनी घुन। 11 साल की उम्र में 7 सेर वजनी घुन चलाना मामूली बात नहीं थी। मेरे रगो पट्टे फौलाद हो गए थे। लोग गफूरे की बात का यकीन नहीं करते थे और मुझे घुन चलाने देखने आते थे। कई बार इनाम भी मिला था, जो गुड़ के पाव भर के ढेले या फिर एक आने पर मुश्तमिल होता। लेकिन मेरा उस्ताद गफूरे बड़ा बेतुका आदमी था। दिन भर भट्टी के सामने बैठा काम करता था और शाम को कच्ची दारू पीकर घर वाली के डंडे लगाता। लेकिन उस तानी जी भी बस अल्लाह मियाँ की गाय थी। गफूरे के डंडे खाती और उसकी खिदमत करती किसी शरीफ बाप की बेटी थी। मजाल है मुंह से उफ निकल जाए, मुझे उस पर बहुत तरस आता था। कभी कभी तो दिल चाहता कि उस्ताद गफूरे की जांघों में हाथ डालकर दे मारू जमीन पर और खून पी जाऊं उसका। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? वो उस्ताद था मेरा, उसका दिया हुआ खाता था, मैं उसके दरवाजे का कुत्ता था, उसकी ड्योढ़ी में सोता था। होश संभालने की बात करता हूं तो कुछ और भी याद आता है। कुछ मिटे मिटे से नकूश, एक छोटा सा घर और कुछ लोग जो शायद मेरे अपने थे। पता नहीं कौन थे बेचारे, माँ बाप के अलावा और कौन होंगे। लेकिन वो गई गुजरी बात है। सुना है इलाही बस्ती मेरी अपनी बस्ती नहीं थी, लेकिन उस बस्ती में मैं लहरों के दोष पर सवार होकर आया था और फज्जू माछी के रहमो करम से बाहर निकल आया। बाढ़ आई थी नदी में और न जाने कहां कहां से सामान बहता हुआ इलाही बस्ती आ निकला। उसी सामान में मैं था। फज्जू माछी ने मुझे निकाल लिया। लोगों के ख्याल में मैं उस वक्त 5 साल का था। फज्जू माछी ने मुझे अपने पास रख लिया। किसी को ना देता था मुझे। बहुत से लोगों ने कोशिश की थी कि अजराहे हमदर्दी मुझे अपने पास रख लें। फज्जू के पास क्या था? टूटी हुई झोंपड़ी, एक खटिया और एक दरी, बस। खाने पीने को भी मुश्किल ही से होता था उसके पास। लोग इसीलिए चाहते थे कि मुझे ले लें। फज्जू मुझे कहां से खिलाएगा? लेकिन फज्जू नहीं मानता था। अरे वाह, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू। जान जोखिम में डालकर मैंने इसे बाढ़ से निकाला और अब तुम्हें दे दूं। वो आंखें निकाल कर कहता, मगर फज्जू तू इसे कैसे पालेगा? इमामदीन हलवाई कहता, मैं क्यों पालूंगा, तुम सब देखते रहो। बस कुछ रोज जा रहे हैं, इसके घर वाले इसे तलाश करते हुए इधर आ जाएंगे। हजारों रुपए इनाम देंगे मुझे। देखते नहीं हो, शक्ल से भी किसी बड़े चौधरी की औलाद मालूम होवे है। गोरा चिट्टा सुरख सफेद। तुम्हें दे दूं तो कल कह देना उनके सामने कि सरकार बड़ी मुश्किल से बचाया है बेचारी को। फज्जू माछी ने मुझे किसी को नहीं दिया और मेरी परवरिश करने लगा। जिस कदर उसकी हैसियत थी उसने मेरी खिदमत की। अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया। रात दिन वो मेरे वालदैन का मुंतजिर रहा, अपने सुनहरे मुस्तकबिल का इंतजार करता रहा। आस लगाए रहा कि अचानक एक लंबी सी कार बस्ती में आएगी और लोग उसे फज्जू माछी का पता बताएंगे और फिर फज्जू को सोने में तोल दिया जाएगा। लेकिन एक दोपहर वो अपने सुनहरे मुस्तकबिल समेत समुंदर की आगोश में जा सोया। एक बड़ी लहर ने उसे निगल लिया। दूसरे दिन उसकी लाश मिली थी। फज्जू माछी की झोंपड़ी अब मेरी थी। मैं इस अजीम तरके का वारिस था। लेकिन ऐसा ना हुआ। रमजान आ गया। ये फज्जू का सगा भाई था, आवारा गर्द और लफंगा। भाई का तरका हासिल करने आया था। मगरमच्छ के आंसू बहाए, मुझे गले से लगाया और वहीं रहने लगा। काफी वक्त गुजर गया, गालिबन 2-3 साल। ये रमजान अजीब आदमी था, बड़ा ही बेशरम। ना जाने कैसी कैसी हरकतें करता था।
मेरी समझ में उसकी एक बात भी नहीं आती थी। उसे पहलवानी का शौक था, लेकिन बस झोंपड़े के अंदर, झोंपड़े के बाहर उसने कभी पहलवानी नहीं की थी। मुझ पर दांव-पेच आजमाता था, कहता था, अबे सलाबे, पहलवान बनेगा तू? जान बना बेटा जान, तेरी हड्डी चौड़ी है, दिखा तो सही। और फिर वो मेरे बदन की एक एक हड्डी की चौड़ाई नापता, बड़ी बारीकी से सारी नापतोल करता। मुझे शर्म आती तो कहता कि मैं आंखें बंद कर लूं, और मैं आंखें बंद कर लेता। लेकिन एक दोपहर मेरी आंखें खुल गईं, उनमें आंसू आ गए और मैं चीख चीख कर रोने लगा। तो गफूरे ढलिया ने झोंपड़े के दरवाजे पर लात मारी और अंदर घुस आया। उसके बाद ना जाने क्या क्या हुआ। बहुत से लोगों ने रमजान को लातों, घूंसों और जूतों से मारा, और रमजान इलाही बस्ती से भाग गया। ऐसा भागा कि उसने पलट कर नहीं देखा, और गफूर मुझे अपने घर ले आया। उसने मुझे पंखा चलाना सिखाया, घुन चलाना सिखाया। खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी, खूब खाने को मिलता। बेचारी उस्तानी अच्छी थी, उम्र में गफूरे से आधी भी नहीं थी, गोरी चिट्टी। गफूरे के पांव दबाती तो धूप छांव का मंजर सामने आ जाता। गफूरे ढलिए के यहाँ मैं तेजी से जवान होने लगा। 7 शेर का घुन 10 शेर का हुआ तो मेरी उम्र सिर्फ 13 साल थी, और गफूरे की हरकतें जूं की तूं। मेरे दिल में उस्तानी की बड़ी मोहब्बत थी। यूं तो गफूरे की बहुत सी बातें मुझे नापसंद थीं। मसलन जब मैं पंखा चलाता और मेरा हाथ सुस्त हो जाता, तो वो मुझे माँ बहन की नंगी नंगी गालियां देता। अव्वल तो मैंने ना माँ देखी थी ना बहन, और फिर उन गालियों का मफहूम भी अभी मेरी समझ से बाहर था, इसलिए मैं उन पर कोई तवज्जो नहीं देता था। कभी घुन का हाथ हल्का हो जाता तब भी वो गालियां बकता, लेकिन ये बातें काबिले बर्दाश्त थीं। हाँ, जब वो उस्तानी को मारता था तो मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगती। उस वक्त मेरा दिल चाहता कि गफूरे की दोनों जांघों में हाथ डालकर उसे दे पटकूं, लेकिन ऐसे मौकों पर मैं बाहर चला जाता। गरीब उस्तानी उस काले भूत से पिटती थी, रोती रहती थी। नीले नीले निशान पड़ जाते थे उसके चिट्टे बदन पर। मगर जब गफूरे सो जाता दारू के नशे में, तो उस्तानी मुझसे हल्दी चूना पिसवाकर बदन पर लगवाती। मैं हत्तुल मकदूर उसकी तीमारदारी और दिलजोई करता। बड़ी अकीदत थी मुझे उससे, बड़ा दुखी था मैं उसके लिए। ऐसी ही एक शाम गफूरे दारू के नशे में लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ, और बावर्ची खाने में बैठे उस्तानी ने एक सिसकी सी भरी और उठ खड़ी हुई। वो आलू भरी पूरियां पका रही थी। क्या है उस्तानी जी? मैंने पूछा। वो पी कर आया है। अब मुझे मारेगा? उस्तानी खौफ भरे लहजे में बोली। तुम अंदर चली जाओ उस्तानी जी, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैंने उसे मशवरा दिया। दरवाजा तोड़ देगा सलाबो, वो बड़ा ही दीवाना है, देख वो इधर ही आ रहा है, उस्तानी जी खौफ से कांपते हुए बोली। हमेशा ऐसा ही होता था, जब भी गफूरे के कदम लड़खड़ाते नजर आते, उस्तानी की आवाज लड़खड़ाने लगती और मैं बेबसी से हाथ मलता रह जाता। कहाँ मर गई है रीतू? मैं कहता हूं कहाँ है? गफूरे की आवाज उभरी, और उस्तानी आटे भरे हाथ झाड़ती हुई जल्दी से बावर्ची खाने के दरवाजे से बाहर निकल आई। तुझे पता था मैं आ रहा हूं और तू वहां घुसी बैठी थी, क्यों? खाना पक गया? गफूरे ने पूछा। बस अभी लाई, अभी लाई। उस्तानी दरवाजे की तरफ दौड़ी और गफूरे चंद कदम आगे बढ़ाया। अबे तू यहाँ क्यों मरा हुआ है? चल बाहर जा और तू इधर आ। कितनी बार कहा है तुझसे कि इसे बावर्ची खाने में घुसेड़ कर मत बिठाया कर, हैं? कभी सुना है तूने? बाहर तो आ तेरी। गफूरे ने एक मोटी सी गाली बकी। उसे तो कोई बहाना चाहिए होता था। उस्तानी बाहर आने की हिम्मत ना कर सकी तो गफूरे खुद अंदर घुस गया, और फिर उस्तानी की लंबी चोटी पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले आया। कभी मानती है मेरी कोई बात तू? बोल, हथनी की हथनी हो रही है। मेरा दिया खाती है और मेरी सुनती भी नहीं। गफूरे इधर उधर डंडा तलाश करने लगा, और क्या मजाल थी उस्तानी की कि उसका मखसूस डंडा, जो एक टुंड मुंड दरख्त के पास पड़ा रहता था, गफूरे की निगाहों से बचाकर कहीं रख देती। उस वक्त तो फिर गफूरे के हाथ में जो कुछ भी आता उसी से उस्तानी को मारने लगता था। डंडे की मार का उस्तानी जी को तजुर्बा था, और वो कई ऐसे पैंतरे जानती थी जिनसे डंडे की मार किसी कदर हल्की हो सके। चुनाचे वो डंडा छुपाती नहीं थी। गफूरे ने प्यार भरी निगाहों से उस डंडे को देखा, और फिर उस्तानी की चोटी पकड़े पकड़े दरख्त की जड़ के करीब पहुंच गया। इसके बाद उसने डंडा उठाया। सुनो तो सही गफूरे, बस 1 मिनट, मैं खाना लाई। मैंने आलू की पूरियां पकाई हैं तुम्हारे लिए, गरम गरम लेकर आ रही हूं। उस्तानी दर्द भरे लहजे में कहने लगी। अरे तेरी पूरियों की ऐसी तैसी, मैं जो कह रहा हूं वो नहीं सुन रही। मान कर दी कभी मेरी बात? बोल, मानती है कभी? गफूरे ने एक ही हाथ में 2 दाव लगाए। डंडा पूरी कुव्वत से उस्तानी की पीठ पर पड़ा। बेचारी उस्तानी नाच कर रह गई। गफूरे ने भी पैंतरा बदल लिया। इस बार फिर डंडा उस्तानी के बदन पर पड़ा और उस्तानी दर्द भरी आवाज में कराहने लगी। हाय हाय गफूरे, पूरियां जल जाएंगी, तुम खाकर तो देखो।
कितनी अच्छी पूरियां पकाई हैं मैंने, मत मारो मुझे, मत मारो। उस्तानी की आवाज दर्द और आंसुओं से भरी हुई थी। मैं वहीं खड़ा ये तमाशा देख रहा था। इस बार गफूरे ने उसके शाने को निशाना बनाया और ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी लहर उठी। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और डंडे और उस्तानी के दरमियान आ गया। डंडा मेरी गर्दन के नीचे पड़ा था। मत मारो उस्ताद, मत मारो उस्तानी को, क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? अबे, तू बीच में क्यों आया? मियाँ बीवी के बीच में आता है, चल हट पीछे। गफूरे धाड़ा। मत मारो उस्ताद, छोड़ दो उस्तानी को, छोड़ दो उस्तानी को, मैंने फिर कहा। लेकिन इस बार गफूरे ने डंडा जरा रुख बदल कर घुमाया। डंडा उस्तानी पर ही पड़ रहा था, लेकिन मैंने उसे अपने हाथ के चौड़े पंजे पर रोका। घुन चलाने वाला हाथ था, फौलाद की मानिंद। डंडे की जरब ने कोई खास असर न किया। अलबत्ता मेरी मोटी उंगलियों ने डंडे पर अपनी गिरफ्त कायम कर ली और इसके बाद उस्ताद गफूरे का रक्स शुरू हो गया। डंडा मेरी मुट्ठी में था और गफूरे उसे छुड़ाने के लिए बल खा रहा था। इसी कोशिश में उस्तानी की चोटी भी उसके हाथ से निकल गई। अब वो दोनों हाथों से डंडे को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी तहिया कर लिया था कि अब डंडा गफूरे के हाथ में नहीं जाएगा। गफूरे ने अपनी तमाम कोशिशें कर डाली। उसकी आंखों से शरारे उबलने लगे, मुंह से कफ निकल रहा था और ना जाने इस दौरान वो क्या क्या बकवास करता जा रहा था। बिलाखिर डंडा उसके हाथ से छूट गया। मुकाबला करेगा मुझसे? मैंने तुझे इसलिए बचपन से पाल पोस कर जवान किया है, नाहिंजार, नमक हराम, जलील। गफूरे गालियां देता रहा। मैं डंडा हाथ में लिए खामोश खड़ा था। एक बार फिर गफूरे को तरारा आ गया तो वो मेरी तरफ झपटा, लेकिन डंडा वो फिर भी मेरे हाथ से नहीं छीन सका था। यहां तक कि उसकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं। उस्तानी भागकर बावर्ची खाने में छुप गई थी और गफूरे बुरी तरह हाँफने लगा। मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। उस्ताद बाप के बराबर होता है। उस्ताद से मुकाबला किया है तूने, नाहिंजार? उस्ताद पर हाथ उठाता है? नहीं उस्ताद, ना मैंने मुकाबला किया है ना हाथ उठाया है। तुम बस उस्तानी को ना मारो। ये डंडा आज से इस घर में नहीं रहेगा। मैंने दोनों हाथों से डंडा पकड़ा और उसके 3 टुकड़े करके एक तरफ फेंक दिए। ये तूने मेरी इज्जत टुकड़े टुकड़े कर डाली है। इसके लिए अच्छा, अब समझा। सब देख लूंगा, ठीक है, सब निमट लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र किस बात की है? ये चक्कर चल रही हैं इस घर में। गफूरे गुर्राता हुआ बाहर निकल गया। ना जाने कहां चला गया था वो। उस्तानी बावर्ची खाने में छुपी हुई थी। गफूरे के जाने के बाद बाहर निकल आई। उसके शाने की हड्डी में चोट लगी हुई थी और वह एक हाथ से हड्डी पकड़े हुए आंसू बहाती मेरे सामने दरख्त के कटे हुए तने के करीब जा खड़ी हुई। तूने अच्छा नहीं किया सलाबो। वो दारू के नशे में ना जाने क्या से क्या बक जाता है। तूने बड़ा बुरा किया, डंडा भी तोड़ दिया, अब क्या होगा? उस्तानी बिलक बिलक कर रो रही थी। देखो उस्तानी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उस्ताद मुझे कुछ भी कह ले, लेकिन जब वो तुम्हें मारता है ना तो यकीन करो कि सारे डंडे मेरे बदन पर पड़ते हैं। मैंने कहा और उस्तानी जोर जोर से रोने लगी। फिर वो दर्द भरे लहजे में बोली, तू मत बोला कर, तू मत बोला कर सलाबू। मेरी तो तकदीर ही फूट गई है। मेरे माँ बाप ने ही मेरे साथ ये सलूक किया है। तू तू मुझे क्या बचाएगा? आज तूने ये डंडा तोड़ दिया है। तूने गफूरे की दुश्मनी मोल ले ली है। तू भरोसा कर, मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। उसके दिल में बाल पड़ जाएगा तेरे लिए। बचपन से उसने तुझे पाला पोसा है। बहुत दिन हो गए तुझे हमारे साथ रहते हुए। बड़ी मोहब्बत हो गई है मुझे तुझसे। गफूरे ने अगर तुझे घर से निकाल दिया तो क्या होगा? तेरे सहारे ही कुछ हंस बोल लेती हूँ सलाबो। अब अगर तू भी ना हुआ इस घर में तो फिर क्या होगा? उस्तानी रोती रही। अरे नहीं उस्तानी जी, उस्ताद मुझे घर से नहीं निकालेगा। वो दिल का इतना बुरा नहीं है, बस दारू का नशा उसे पागल कर देता है। तुम फिक्र मत करो उस्तानी, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, मैंने कहा और हस्बे मामूल हल्दी चूना पीसने चल दिया। उस्तानी को वाकई मेरा ही सहारा था। बड़ी मोहब्बत करती थी वो मुझसे। मैंने बारहा महसूस किया था बाहर सूरत। मैंने हल्दी चूना पीसा और उसे एक प्याली में उठाकर उस्तानी के पास चल दिया। फिर मैंने उसे हाथ पकड़कर पलंग पर बिठाया और उसकी कमीज ऊपर उठा दी। कभी सोचा ही नहीं था कि ये बदन जो मेरे सामने उरियां हो जाता है किसी गैर का है। मेरे लिए तो वो एक माँ की हैसियत रखती थी। हालांकि मैंने उसे कभी माँ नहीं कहा, बस उस्तानी ही कहता था। माँ के लफ्ज के तो मैं सही तौर पर मायने भी नहीं जानता था, लेकिन उसके सफेद गोरे चिट्टे बदन को देखकर मेरे जहन में कभी कोई एहसास पैदा नहीं हुआ ये बदन मेरा ही था, बिल्कुल इस तरह जैसे मेरा बदन हो। इसीलिए मैं इसे बेतकल्लुफी से हर जगह से खोल लिया करता। कभी ये सोचा ही नहीं था मैंने कि ये बदन मेरे लिए अजनबी है। मुझे उस तानी से ऐसा ही लगाव था कि उसके बदन पर पड़ने वाले डंडे मुझे अपने बदन पर पड़ते महसूस होते। उस वक्त भी मैंने यूं ही किया।
उस्तानी की कमीज का पिछला हिस्सा मैंने शानों तक उठा लिया। चोट चूंकि शाने पर लगी थी और वही जगह ज्यादा दुख रही थी, चुनाचे मैंने उसकी एक आस्तीन भी उतार दी और उस्तानी का ऊपरी बदन तकरीबन बरहना ही हो गया। फिर मैं उसके शाने की हड्डी के पास जो सुरख हो रही थी हल्दी चूना लगाने लगा, लेकिन मुझे गुमान भी नहीं था कि कोई ऐसी हरकत हो सकती है। गफूरे आंधी और तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ कोई और भी था। लो देख लो देख लो, ये है नेकी का सिला। देख लिया तुमने जलाल चचा, देख लिया तुमने क्या हो रहा है ये, गफूरे ने कहा और जलाल चचा अपने दोनों गाल पीटने लगे। अरे तौबा 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 तौबा, इतनी सी उम्र, पर कसूर इस बच्चे का नहीं है गफूरे, कसूर तेरी जोरू का है। तौबा तौबा। जलाल चचा आंखों पर हाथ रखकर रुख मोड़कर खड़े हो गए थे। उस्तानी के बदन में जैसे करंट लग गया। वो हक्का बक्का सी गफूरे की शक्ल देख रही थी। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, गफूरे, ये तू जलाल चचा को क्यों लाया है? तेरे करतूत दिखाने, तेरी असली शक्ल दिखाने। बड़ी भीगी बिल्ली बनी रहती थी इस घर में। मुझे क्या मालूम था मैंने आस्तीन में सांप पाला है? मुझे क्या पता था कि इस घर में ये सब कुछ हो रहा है? मैंने तेरे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था, पर तू क्या निकली। गफूरी का नशा जैसे हिरन हो गया था। उसकी आवाज में लड़खड़ाहट भी नहीं थी। न जाने आज उसे क्या हो गया था, लेकिन उस तानी को भी आज कुछ हो ही गया था। वो बिफरे हुए अंदाज में उठ खड़ी हुई। उसने कमीज बराबर कर ली थी। उसकी आंखों से भी शरारे निकल रहे थे। आज तक तेरी हर बात बर्दाश्त करती आई हूं गफूरे, लेकिन देख कोई गंदी बात मुंह से मत निकालियो। तू बे औलाद है गफूरे। तू क्या जाने औलाद क्या चीज होती है। तू तो बस मेरा मुंह मत खुलवा गफूरे। और जलाल चचा, तुम बुढ़ापे की हदूद में आ गए हो। तुम्हें गैरत ना आई इस तरह घर में घुसते हुए? तुम क्या बकवास कर रहे थे? उस्तानी की सांस फूलने लगी। जो देखा है मैंने अपनी आंखों से वही कह रहा हूं। जलाल चचा सीना आगे निकाल कर बोला, तुमने अपने घर में देखा है कभी? कोई बेटी है तुम्हारी, कोई माँ है तुम्हारी, कोई बहन है तुम्हारी? निकल जा मेरे घर से जलाल बुड्ढे घूसट, निकल जा, नहीं तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। उस्तानी ने सिल का पत्थर उठा लिया और जलाल चचा जल्दी से बाहर निकल गए। गफूरे को जैसे एकदम होश आ गया। उसने उस्तानी के हाथ में पत्थर देखा और फिर बिफरे हुए अंदाज में बोला, तूने तूने जलाल चचा पर पत्थर उठाया है? वो आगे बढ़ता हुआ बोला, तू भी चला जा इस वक्त गफूरे मेरे सामने से, खून कर दूंगी तेरा, समझे? तूने जो गंदी बात कही है मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है वो, समझा? मैंने उसे अपनी छाती से दूध नहीं पिलाया, वो मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं उसे अपनी औलाद की तरह चाहती हूँ, समझा? मैं तुझे मुंह खोलकर कुछ नहीं कहना चाहती गफूरे, इसलिए कि दीन मना करता है, मगर तू इस वक्त मेरे सामने से चला जा। गफूरे ने जो उस्तानी के ये तेवर देखे तो सचमुच बाहर निकल गया। मेरे दिल में मुसरत की लहरें उठ रही थीं। मैंने उस्तानी का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो सच्ची बात है सही सूरत हाल को समझ भी नहीं सका था। उस्तानी में ये जुर्रत कहां से आ गई? गफूर ने क्या कहा? जलाल चचा क्या कहकर गए थे जिसने उस्तानी के बदन में चिंगारियां भर दी थीं और उसका दिल इतना बड़ा कर दिया था? लेकिन मेरे दिल में मुसरत की लहरें उठ रही थीं। मैं उस्तानी के पास पहुंचा और पत्थर उसके हाथ से लेकर एक तरफ फेंक दिया और उससे चिमट गया। ये बात हुई ना उस्तानी जी, आज तुमने उस्ताद को ठीक कर दिया। मैं तो पहले ही कहता था उस्ताद दिल के इतने बुरे नहीं हैं, ना ही वो इतने ज्यादा बहादुर हैं, बस दारू पीकर बहक जाते हैं। खुदा करे उनकी यह दारू छूट जाए। उस्तानी ने मेरी शक्ल देखी और फिर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बुरा हो गया गफूरे, तेरी शक्ल बदल गई उस्ताद की निगाहों में। ये बहुत ही बुरा हुआ। उस्तानी की बातें मेरी समझ में ठीक तौर से नहीं आ सकी थी। मैं उसे सवालात करता रहा, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। रात को गफूरे चुपचाप अंदर आकर सो गया। दूसरी सुबह मुझे तो हालात याद भी नहीं रहे। वैसे भी कोई खास तब्दीली नहीं थी मामूलात में। गफूरे उस्ताद शायद नाश्ता वगैरह करके भट्टी पर जा बैठा था। मैंने भी जल्दी से बाजरे की रोटी दूध के साथ खाई और फिर भट्टी पर पहुंच गया। उस्ताद गफूर एक काम में मसरूफ था। उसका चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। एक बार उसने मेरी तरफ निगाह उठाई, देर तक सुरख सुरख आंखों से घूरता रहा और फिर खामोशी से गर्दन उठाकर लोहे के टुकड़े आग में तपाने लगा। मैंने घुन उठा लिया। रात की बातें दर हकीकत तो मेरे जहन में नहीं रही थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि गफूरे उन्हें जहन में लिए बैठा है। मैं घुन चलाता रहा। उस्ताद गफूरे ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। जब देर तक उसने मुझसे कोई बात नहीं की तो मुझे ही ख्याल आया, उस्ताद क्या सोच रहे हो? गफूरे ने हाथ रोककर मेरी शक्ल देखी। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैंने किसी कदर नरम लहजे में कहा, मुझसे नाराज हो उस्ताद? नहीं भाई, तकदीर ने जिसके लिए ऐश लिख दिए वो तो ऐश करेगा ही, गफूरे ने जवाब दिया।
क्या मतलब उस्ताद? मैं समझा नहीं। तेरी उम्र समझने की नहीं है बेटा। तुझे जो कुछ समझाया गया है तू वही समझता होगा, लेकिन तू नहीं जानता कि जिस थाली में खाया है उसी थाली में तूने छेद किया है। थाली में छेद नहीं उस्ताद। तुम कहो तो मैं अभी बावर्ची खाने में जाकर थाली उठा लाऊं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने जवाब दिया। उस्ताद गफूरे मुझे घूरता रहा और फिर गर्दन हिलाकर बोला, चल काम कर काम। और मैं घुन बरसाने लगा। थोड़ी देर के बाद जब फुर्सत मिली तो मैंने फिर आजिजी से कहा, देखो उस्ताद, तुम उस तानी को ना मारा करो, वो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। तुम नहीं जानते, तुम जब डंडे से उसकी पिटाई करते हो तो मुझे तुम्हारे डंडे अपने बदन पर पड़ते महसूस होते हैं। मैं माँ को नहीं जानता उस्ताद, मगर उस तानी ने मुझे माँ ही की तरह पाला है। चुप कर जलील, बेगैरत, बकवास मत कर। माँ के मुकद्दस रिश्ते को तू क्यों बदनाम कर रहा है? काम कर अपना काम। तू क्या जाने माँ क्या चीज होती है? उस्ताद गफूरे ने नफरत से कहा और फिर खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गया। उसका दिल साफ नहीं हुआ था। बाहर तौर मैं इतनी गहराई में सोच नहीं सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि उस्ताद का गुस्सा एक आध दिन में खुद उतर जाएगा। 2-3 दिन तक उस्ताद ने दारू नहीं पी। गालिबन ये तीसरी रात की बात है। मैं हस्बे मामूल बरामदे में सो रहा था। उस्तानी और उस्ताद बड़े कमरे में थे। गर्मियों के दिन थे, इसलिए दरवाजा खुला ही रखा गया था। मैं शायद गर्मी ही की वजह से सही तौर से सो नहीं पाया था कि अंदर से मुझे कुछ घुटी घुटी आवाजें सुनाई दी। उस्ताद और उस्तानी कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन ये आवाजें मुनासिब नहीं थी। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठ गया। मेरे दिल में यह ख्याल तो था ही कि उस्ताद और उस्तानी नाराज हैं। उस दिन से दोनों ने बात भी नहीं की। मैं दरवाजे के करीब दबे पांव पहुंच गया। अंदर लालटेन जल रही थी और उसकी मध्यम रोशनी में उस्ताद उस्तानी के सीने पर चढ़ा बैठा था। उसके दोनों हाथ उस्तानी की गर्दन पर थे और उस्तानी के हलक से घुटी घुटी आवाजें निकल रही थीं। उस्ताद कह रहा था, मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दूंगा, समझ गई? औलाद की तरह पाला है, मगर मुझे क्या मालूम था कि औरत इतनी गंदी होती है। औलाद की तरह पाला है तूने, ये नहीं हो सकता। झुलसा झुलसा कर मार दूंगा तुझे, अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। सुनो तो सही, सुनो। गफूरे, मेरी गर्दन को छोड़ दो। मैंने उस्तानी ने घुटी घुटी आवाज में कुछ कहा और मैं बर्दाश्त ना कर सका और अंदर दाखिल हो गया। मेरे कदमों की चाप सुनकर गफूरे ने अपने हाथ उस्तानी की गर्दन से हटा लिए और घूमकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से चिंगारियां बरस रही थीं। ले ले आ गया तेरा चाहने वाला, बचा लिया इसने तुझे। लेकिन कब तक? सुन ले, कान खोलकर सुन ले। अब बहुत जल्द इस घर से तेरी लाश उठेगी। मैं नहीं चाहता कि बस्ती वाले गफूरे के मुंह पर थूकते फिरें, लेकिन मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। सुना? मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। गफूरे दंदनाता कमरे से बाहर निकल गया। उस्तानी अपनी गर्दन मसल रही थी, फिर वो उठकर बैठ गई। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने दर्द भरे लहजे में कहा, सलाबू, तू कहीं जा नहीं सकता। यहां से तू चला जा बेटे, कहीं चला जा। यहां तेरी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। वो रिश्ते बदनाम हो रहे हैं जिनकी वजह से ये आसमानों की छत टिकी हुई है, वरना सब कुछ गिर पड़े, सारी दुनिया मलिया मेट हो जाए। मेरे बच्चे, तू ये घर छोड़कर चला जा। मैं कहाँ जाऊं उस्तानी, कहाँ जाऊं? मैंने खौफजदा लहजे में कहा। कोई भी तो नहीं है मेरा शनासा, कोई और मुझे जानता भी तो नहीं है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है उस्तानी? सत्यानाश जाए इस गफूरे का, जिसके दिल में गलत फहमी घर कर चुकी है। खुदाई से 2.5 घड़ी का हैजा दे, इसने क्या क्या बातें नहीं कही हैं मुझसे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती सलाबू। वो इस तरह फूट फूट कर रोई कि मेरा कलेजा हिलकर रह गया। वो इस बुरे अंदाज में रो रही थी कि दिल सीने में पानी बना जा रहा था। मैंने उसे कलेजे से लगाने की कोशिश की तो उस्तानी ने दोनों हाथ रखकर मुझे परे धकेल दिया। मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू मेरी कोख से नहीं पैदा हुआ, तू बड़ा हो चुका है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि लोग तो कोख से पैदा होने वालों पर भी इल्जाम लगा सकते हैं। दूर रह मुझसे। अपनी इस मोहब्बत का इजहार ना कर जो बेलौस होती है। खुदा जानता है और मैं जानती हूँ, मगर दुनिया नहीं जान सकती। दुनिया मुझे और तुझे बदनाम कर रही है। गफूरे मुझे जिंदा नहीं रहने देगा सलाबू। तेरी उस्तानी मर चुकी, तेरी माँ एक बार फिर मर गई है सलाबू। उस्तानी बदस्तूर फूट फूट कर रो रही थी। मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान बरपा था। गफूरे तो उस्तानी को मार डालेगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा, और फिर मैं खामोशी से उस कमरे से बाहर निकल आया। मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान बरपा था। उस्ताद गफूरे तो उस्तानी को मार नहीं सकेगा। इससे पहले मैं खुद तुझे मौत की नींद सुला दूंगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। फिर इत्मीनान से अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। लेकिन नींद किसकी आंखों में थी? मेरे ज़हन का ना जाने कौन सा हिस्सा मुतासिर हो गया था।
गफूरे के लिए मेरे दिल में नफरत की जड़ें पकती जा रही थी। मैं रात भर अजियत का शिकार रहा। तरह तरह की बातें मेरे जहन में आती रहीं और फिर सुबह हो गई।